एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आज की जो टॉपिक है वह है भारत में भूमि सुधार। भारत में जो भूमि सुधार की इस विशेष टॉपिक की जो बात की जाए तो हम यहाँ पे जानेंगे 1947 से पूर्व 1947 से पूर्व ब्रिटिश भारत में, ठीक है ना, जो ब्रिटिश भारत थी, भारत में जब ब्रिटिश शासन थी उस समय ब्रिटिश सरकार ने भारत में कृषि सुधार, ठीक है ना, या भारत में भूमि सुधार में कौन कौन सी सुधार जो विशेष चर्चा में हमेशा रहती है, एग्जाम्स के व्यू से आपके लिए इम्पोर्टेंट है, उनके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो पहली व्यवस्था की बात की जाए तो यहाँ पे चर्चा हम करेंगे, ठीक है ना, वह है जमींदारी व्यवस्था। ठीक है, इसी को बोलते हैं स्थायी व्यवस्था। ठीक है, इसी को बोलते हैं इस्तमारारी व्यवस्था। ठीक है, तो पहली व्यवस्था का नाम जो है जमींदारी स्थायी और इस्तमारारी व्यवस्था। ये जो थी 1790 ईस्वी में, ठीक है ना, लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा लाया गया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में, ठीक है ना, जमींदारी व्यवस्था या स्थायी व्यवस्था को लागू किया गया था। देखिए जमींदारी व्यवस्था क्या होता है। जमींदारी व्यवस्था जो थी, ब्रिटिश सरकार ने उस वक्त जो भारत के अधीन, जो ब्रिटिश भारत के अधीन जो क्षेत्र आते थे, जो उसके पास ज़मीनें थी, उन ज़मीनों को इस समय कॉर्नवालिस के समय जो था, भूमि का सारा स्वामित्व और लगान वसूलने का जो अधिकार था वह जमींदारों को सौंप दिया। ठीक है, जमींदार को इतना अधिकार था कि जमींदार जो है किसानों से लगान वसूले और उस लगान को सरकार तक पहुंचाए। ठीक, लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं थी कि वह सिर्फ लगान वसूलते थे, लगान के साथ ही साथ, ठीक है ना, कई प्रकार से किसानों का शोषण भी हुआ करता था। ठीक है, हालांकि जो है कॉर्नवालिस ने इसको शुरू में 10 वर्षों के लिए लागू किया था। 10 वर्षों के लिए लागू किया था, देखना था कि उसको कीजिए ये जमींदारी व्यवस्था, ये स्थायी व्यवस्था कितनी सक्सेस है। लेकिन कुछ ही वर्षों के बाद इसको लगा कि ये 10 वर्ष जो है इस व्यवस्था के लिए काफ़ी कम समय है, तो इसने इसको पूर्ण रूप से स्थायी कर दिया। इसलिए इसका स्थायी जो है बंदोबस्त, ठीक है ना, या स्थायी व्यवस्था के रूप में जाना जाता है। तो बात आती है कि यहाँ पे सारे जो अधिकार थे, भूमि का स्वामित्व का अधिकार हो, चाहे लगान वसूलने का अधिकार हो, ये सारी की सारी जो है जमींदार को दे दी जाती है। और जमींदार को इसमें ये चीज़ थी कि आप जितना वसूलोगे, ठीक है ना, सरकार ने बोला कि आप जितना लगान वसूलोगे उसका 10/11 हिस्सा आपको सरकार को देना है। क्या है? सरकार को देना है। और बचा 1/10 हिस्सा, 1/11 हिस्सा ये आप जो है जमींदार को रखना था। ठीक है ना, लेकिन इस व्यवस्था में ये नहीं था कि कितना लगान जो है किसानों से वसूलना था। जैसे अन्य की बात की जाए तो 1/3 था, ठीक है ना, 3 हिस्से में से 1 हिस्सा जो था आपको लगान के रूप में वसूलना था। लेकिन इसमें यह तय नहीं किया गया कि आप कितना जो है लगान वसूलेंगे, लेकिन जितना वसूलेंगे उसमें से 11 हिस्सों में से 10 हिस्सा जो है सरकार को देना, 1 हिस्सा अपने पास रखना है। तब जब इसमें निश्चित नहीं थी तो इसमें शोषण की बात तो बिल्कुल आती है। ठीक है ना, इसमें जमींदारों ने क्या किया कि अधिक से अधिक लगान वसूलना शुरू किया। ठीक है, अधिक से अधिक लगान वसूलना शुरू किया। ठीक है ना, अपने फायदे के लिए ये लगान अधिक से अधिक वसूलते थे। अब इसमें ये खामियां भी थी कि ये लगान इस पे निर्भर नहीं था कि पैदावार कितना हुआ। ठीक है ना, बस अधिक से अधिक वसूलना था। अकाल आया, बाढ़ आया, इससे इनकी कोई लेन देन नहीं थी। ठीक है ना, तो यहाँ से अधिक शोषण का बात सामने आता है। अगर बात की जाए, ठीक है ना, कि यहाँ पे ये भी बात थी कि जमींदार जो थे सिर्फ लगान वसूलने का काम करते थे। अब ये इतने धनी हो गए, ठीक है ना, अब ये जमींदार इतने धनी हो गए कि आप यूँ समझ लीजिए कि जब उनको जमींदारी दी गई थी तो वह जमींदारी अब दूसरे को सौंप रहे हैं। इतने धनी हो जाते हैं कि ये जमींदारी खुद दूसरे को सौंपते हैं और स्वयं जो है शहरों की तरफ पलायन कर जाते हैं। ठीक, तो इसके साथ जमींदार तो जमींदार से बड़ा बन जाता है
और जो उसके नीचे जो व्यवस्थाएं थी जिसको वो सौंप कर जाता है वो भी धनी होता है। तो इससे जो होता है एक उप सामंतीकरण का भी उदय होता है, ठीक है ना। एक तो सामंत, मान लो कि ब्रिटिश सरकार के सामंत तो ये जमींदार थे ही, अब इनके भी उप सामंतीकरण का जो है एक प्रचलन चला आता है, ठीक। इसकी बात करें तो इसने 1793 में, ठीक है ना, 10 वर्षों से बढ़ाकर इसको अस्थायी कर दिया था। और इसमें जो है एक और बात आती है, ठीक है ना, कि जब जमींदार, ठीक है ना, जब जमींदार इतने धनी हो जाते हैं तो इनको भी तो था ना कि रोकना आवश्यक था। तो इसने 1793 में एक लाया विनियम 14, ठीक है ना, विनियम 14 नाम से एक संशोधन आया, ठीक है ना, विनियम 14 नाम से एक संशोधन आया। और इसमें जो है जमींदार को यह हिदायत दी गई कि भाई आप जो है जमींदारी को ढंग से करो, लगान को ससमय वसूलो, नियत समय पर राजस्व को सरकार के पास पहुंचाओ, ठीक है ना। आप कितना जमीन जो है, देखिए इसमें किसान जब अपना लगान नहीं चुकाते थे तो उसकी जमीन, उसकी जो है स्वामित्व को छीन लिया जाता था। तो इस व्यवस्था में अगर जमींदार इसकी सूचना नहीं देते थे, इसकी कोई रिकॉर्ड वगैरह नहीं होती थी, तो इस स्थिति में जमींदारों की संपत्ति जब्त हो, मतलब जमींदारों की संपत्ति जो थी जब्त होती थी, ठीक है ना। जमींदार की संपत्ति जब्त किया गया इसमें, ठीक है। लेकिन ये काफ़ी समय के जो है अंतराल पे ये नहीं हुआ, बहुत ही कम समयों में ही इसको लाया गया था, ठीक है ना। तो मेन रूप से ये नहीं था कि इसकी संपत्ति को जब्त करना, मेन था ये कि अगर आप सही ढंग से लगान नहीं वसूल रहे हो, सरकार को समय नहीं पहुंचा रहे, तब ये सारी चीज़ें होती थी कि उनकी संपत्ति को जब्त किया जाता था और साथ ही साथ उनकी जमींदारी को नीलाम किया जाता था। नीलाम करने का तात्पर्य है कि अभी एक जमींदार से हटा के दूसरे जमींदार को ये सारी चीज़ें सौंप दी जाती थी, ठीक है। बात की जाए तो यह हमारे भारत के बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ठीक है ना, इसके साथ ही साथ जो बनारस क्षेत्र था, बनारस क्षेत्र, इन सभी क्षेत्रों में इसको लागू किया गया था, ठीक है ना। और यह संपूर्ण ब्रिटिश भूमि का 30% हिस्से में लागू था। ब्रिटिश भूमि का 30% हिस्सा जो था इस पर ये लागू था, ठीक है ना। इसके साथ ही साथ, ठीक है ना, ये 1793 में, ठीक है ना, ये तो आया कि विनियम 14 था। इसके साथ ही साथ एक और नियम आया 1794 में, ठीक है ना। 1794 में एक और नया नियम आया जिसको बोलते हैं सूर्यास्त का नियम, ठीक है ना, सूर्यास्त का नियम। इस नियम में भी यही था कि भाई ससमय आप जो है ससमय नियत समय पर लगान को या राजस्व को वसूल कर आपने नहीं दिया तो आपकी जमींदारी नीलाम की जाएगी। इसमें ये सारी थी, ठीक है ना। अब इसमें ये देखा जाता है कि कुछ तो जमींदार भाग के पलायन करके जो है शहरों की तरफ चले जाते हैं, तो उस स्थिति में जाहिर सी बात है कि जो जमींदारी व्यवस्था सही ढंग से चलेगी नहीं। तो जब सही ढंग से नहीं चलेगी तो जमींदारी को नीलाम किया जाएगा। अब नीलाम किया जाएगा तो इसमें एक अन्य समुदाय जो थे जिनको साहूकार बोला जाता था उस समय, ठीक है ना, साहूकार व्यापारी वर्ग जो थे, ठीक है ना, ये व्यापारी वर्ग अब धीरे धीरे जमींदार बनने लगे, ठीक है। अब ये जो है जमींदार बनने लगे, साहूकार जो थे जमींदार बनने लगे। चूंकि साहूकार पहले से धनी मनी इंसान हुआ करते थे, ठीक है, तो भाई शोषण की बात यहाँ पे भी आती है, ठीक है। तो कुछ ये बातें थी, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक खामी की बात की जाए, इसकी जो एक खामियां थी वो ये थी, ठीक है ना, कि अगर मैंने बात किया जाए, जो कि ये बात है 1812 की, ठीक है ना, 1812 की बात है, तो इसमें सरकार ने, ब्रिटिश सरकार ने ये अधिकार जमींदार को दे रखा था, ठीक है ना, जो बाद में साहूकार भी इसी को लागू करते हैं, कि अगर कोई भी किसान समय पे लगान को या राजस्व को नहीं चुकाता है तो उसकी ज़मीनें हड़प ली जाती थी, मतलब ज़मीनों को अपने कब्जे में ले लिया जाता था। अब इसकी एक खास बात यह थी कि इसमें बिना न्यायालय के पूर्व सूचना हो या उसकी इजाज़त हो,
उसके बिना ही आप जो है इस ज़मीन को ले सकते थे। इसमें न्यायालय की जो थी दखल वगैरह की बात नहीं थी, आप इसको ले सकते थे, इसको अपने अधीन कर सकते थे। तब इसको जो कहा जाए, अगर पूर्ण रूप से अगर इसके प्रभाव की बात की जाए तो ये पूरी तरह से जो थी एक समझ लीजिए कि फेल ही थी, ठीक है ना। इसमें किसानों का शोषण अधिक था, ठीक है ना। सरकार भले ही इसको जिस हिसाब से लागू करे, लेकिन जमींदारों ने और व्यापारी वर्गों ने इनका काफ़ी शोषण किया, ठीक है। अब जो बात आती है इसके बाद से दूसरी, वह है रैयतवाड़ी व्यवस्था, ठीक है ना। दूसरा नंबर पे आता है, ठीक है, रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या है, ठीक है ना। पहले इसको समझते हैं। रैयतवाड़ी व्यवस्था का मतलब है कि इसमें जितने भी पंजीकृत भूमिदार थे सरकार के पास, ब्रिटिश सरकार के पास जितने भी पंजीकृत भूमिदार थे, उसको ही जो है भूमि का स्वामी माना गया, ठीक है। उसको ही भूमि का स्वामी माना गया। और इसके साथ ही साथ जो किसानी करते थे उस समय, उनको जो लगान चुकाने होते थे वह डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से सरकार को जमा करना था। इसमें किसी बिचौलिए की मदद नहीं ली गई, इसमें किसी जमींदार वगैरह की मदद नहीं ली गई, ठीक है। तो अगर कहा जाए तो कुछ काफ़ी हद तक ये जो था जमींदारी व्यवस्था से रैयतवाड़ी व्यवस्था काफ़ी हद तक ठीक थी, ठीक है। और रैयतवाड़ी व्यवस्था भी इसको तब कहा गया जब यह प्रत्यक्ष रूप से आम जनता और किसानों से जो था सरकार का प्रत्यक्ष संबंध हुआ करता था, तो इसलिए इसमें रैयतवाड़ी व्यवस्था कहा गया। अब इसमें जो थी सरकार को काफ़ी फायदे थे, ठीक है ना। इसमें बिचौलिए नहीं होने की वजह से, इसमें जमींदारी व्यवस्था समाप्त हो जाने की वजह से, इसमें जो थी एक तो ये थे कि किसानों को सहूलियत मिला, ठीक है ना। और इसमें एक और विशेष बात थी कि इसमें निर्धारित किया गया था कि आपको लगान 1/3 देना है, मतलब 3 भाग का 1 भाग जो है आपको लगान के रूप में देना है। इसमें तो नियत था नहीं, ठीक है। तो 1/3 हिस्सा जो था लगान जो है देना होता था। और इसको इसमें यह भी था कि कंडीशन था कि आपको समय पे देना है, नहीं तो आपकी भी ज़मीनें छीन ली जाएंगी, ठीक है। तो इसमें छीनने का काम, हड़पने का काम जो भी था डायरेक्ट सरकार करती थी, ठीक है ना। तो इसको लागू करने की बात की जाए तो 1792 ईस्वी में टॉमस मुनरो, ठीक है ना, टॉमस मुनरो, ठीक है, और एक और नाम था कैप्टन रीड का, ठीक है ना। तो टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड ने, ठीक है ना, इसको लागू किया। इन्हीं को रैयतवाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता माना जाता है, ठीक है। और 1792 ईस्वी में ही सर्वप्रथम कैप्टन रीड ने बारामहल, ठीक है ना, बारामहल जिले में सर्वप्रथम इसकी शुरुआत की, ठीक है। उसके बाद से बात आता है कि 1720 ईस्वी में, ठीक है ना, 1720 कराओ 1820 ईस्वी में टॉमस मुनरो को, ठीक है, मद्रास भेजा गया, ठीक है ना। मद्रास का गवर्नर इसको बनाया गया। और इसी समय मद्रास में भी, ठीक है ना, गवर्नर बनने के साथ ही साथ वहाँ भी जो है रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया, ठीक। इसके साथ ही साथ 1825 में देखा जाता है तो मुंबई में भी इसकी प्रसार होती है, मुंबई में भी इसको लागू किया जाता है। और 1858 आते संपूर्ण जो है दक्कन क्षेत्र, जितने भी संपूर्ण जो दक्कन क्षेत्र थे उसमें, और उसके साथ ही साथ इसके कुछ अन्य क्षेत्रों में भी इसको लाया जाता है, लागू किया जाता है। चूँकि काफ़ी हद तक रैयतवाड़ी व्यवस्था जो थी वह जमींदारी व्यवस्था से काफ़ी हद तक ठीक थी, ठीक है। इसको ही बात की जाए तो जब इसको लागू किया गया तो इसमें तो 10 वर्षों के लिए लागू किया गया था, लेकिन बाद में इसको अस्थायी कर दिया गया। लेकिन इसको 30 वर्षों तक ही लागू किया गया, ठीक है ना। इसको 30 वर्षों तक ही लागू रखा गया और इसके बाद से इसकी समाप्ति हुई। अगर बात की जाए तो यह संपूर्ण ब्रिटिश भारत का जो क्षेत्र था वह इसके 51% हिस्से पे लागू किया गया, मतलब सर्वाधिक क्षेत्र में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू किया गया। और यह ज़्यादा समय तक भी टिका रहा क्योंकि इसमें ज़्यादा कोई परेशानी किसानों को नहीं होती थी। परेशानी तो सब में थी लेकिन ज़्यादा नहीं थी, ठीक है ना। और इसका उद्देश्य भी ये था, ठीक है। अगर इसकी उद्देश्य की बात की जाए तो उद्देश्य यही था कि इसमें भाई बिचौलियों को समाप्त कर देना है,
ठीक है, इसमें बिचौलियों को समाप्त करना है और ज़्यादा से ज़्यादा सरकार को आय में वृद्धि लाना है, सरकार की आय में वृद्धि करना है। ठीक है ना, इसका यही उद्देश्य था कि बिचौलियों को, जमींदारों को, साहूकारों को ख़त्म कीजिए और डायरेक्ट जो है आप जो है टैक्स सरकार को भरिए। आज भी वही होता है, हम डायरेक्ट टैक्स सरकार को भरते हैं, तो इससे बिचौलिए की समाप्ति हो गई है, जिससे डायरेक्ट सरकार को फ़ायदा होता है। सरकार को फ़ायदा मतलब हमें फ़ायदा होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो थी। इसमें एक कंडीशन ये था रैयतवाड़ी व्यवस्था में कि आप भूमि के स्वामित्व तभी तक आपके पास भूमि का स्वामित्व रहेगा जब तक आप समय पे जो है लगान को चुकाएंगे। ठीक है, लगान को चुकाएंगे तो आप उस जो है जमीन के हिस्से का मालिक है, वरना आपसे भी ये जमीनें छीन ली जाती थी। ठीक है, तो ये व्यवस्था थी रैयतवाड़ी व्यवस्था में। एक व्यवस्था है महलवाड़ी व्यवस्था। ठीक है ना, महलवाड़ी व्यवस्था। महलवाड़ी व्यवस्था एक शब्द महाल से बना है। महल मतलब होता है गांव। तो महलवाड़ी व्यवस्था में ब्रिटिश सरकार ने किया क्या कि लगान वसूलने का जो काम था वह उस गांव के, मतलब कि किसी विशेष गांव के एक मुखिया को जो लगान वसूलने का काम था वह उस गांव के मुखिया को दे दिया जाता था। मुखिया का काम था कि सारे किसानों से लगान वसूलना और लगान को समय पर जो है सरकार को पहुंचाना था। ठीक है, गांव के मुखिया को इतना अधिकार दे दिया जाता था कि आप सारे गांव, उस क्षेत्र के अंदर जितने भी किसान हैं, आप सारे किसानों से जो है एक निश्चित जो है आप इसको वसूलेंगे, जो कि वो निश्चित की गई थी 1/3। ठीक है ना, 1/3 आप जो है टैक्स को वसूलेंगे और वसूल कर सरकार को देंगे। समय के साथ इनको, गांव के मुखिया को एक और अधिकार दे दिया गया कि वैसे किसान जो समय पर टैक्स को ना चुकाए, लगान राजस्व को ना चुकाए, तो उनकी जमीनें हड़पने का था। मतलब ये जमीन जो है अपने कब्जे में ले लेते थे। कब्जे में ले लेते मतलब हड़प लेते थे। जैसे ही यह अधिकार इनको मिलता है तो पहले से ही गांव के मुखिया थोड़ा सा ज़्यादा पावरफुल हो जाता है और ये मिलने के साथ ही साथ तो ये समझ लो कि एक जमींदारी जो है समझ लो कि उसको मिल जाती है, मतलब इसको और अधिक पावर मिल जाता है। तो इससे होता क्या है कि किसान और मुखिया के बीच का जो तालमेल था वह धीरे धीरे बहुत एक खाई के रूप में बनते जाता है। अब जो बात आती है इसको लागू कब किया गया, ठीक है ना, तो इसको जो है 1819 में जो है हॉल्ट मैकेंजी जो थे, हॉल्ट मैकेंजी, ठीक है ना, 1819 में हॉल्ट मैकेंजी ने इस व्यवस्था का सूत्रपात किया था। मतलब इसका जो है विचार अपने मन में लाया। ठीक है ना, इसको सरकार के तरफ से इस व्यवस्था को पास करवाया 1819 में, लेकिन इसको लागू करते करते, ठीक है ना, 1822 हो गए। तो 1822 में इसको लागू किया गया। अब बात आती है कि कहाँ कहाँ लागू किया गया। तो लागू की बात की जाए तो मध्य प्रांत, ठीक है ना, मतलब मध्य प्रदेश, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश, पंजाब, ठीक है ना, इन क्षेत्रों में लागू किया गया। जो ब्रिटिश भूमि का कुल 30% था, जो ब्रिटिश भूमि का ये 30% हिस्सा था, इस पर जो है इसको लागू किया गया। तो ये भी व्यवस्था कुछ हद तक ठीक था, लेकिन इसमें भी बाद में शोषण बढ़ता गया मुखिया के द्वारा, तो ये सारी व्यवस्थाएं भी कुछ समय के लिए जो है खराब होती गई। लेकिन एक इसमें आते हैं, ठीक है ना, एक ऐसा भी समय आता है 1800 ठीक है ना, 1833 आते आते, ठीक है ना, एक थे मार्टिन बर्ड, ठीक है ना, मार्टिन बर्ड, और एक थे जेम्स टॉमसन, ठीक है ना। तो मार्टिन बर्ड और जेम्स टॉमसन ने 1833 में इस व्यवस्था को सबसे अधिक बेहतर बनाया और सबसे अधिक ढंग से चला। तो 1833 तक जो कि जेम्स क्या बोलते हैं, जेम्स टॉमसन और मार्टिन बर्ड ने इसको ढंग से चलाया। ठीक, अब इसकी एक खामी भी थी, ठीक है ना। खामी सबसे बड़ी इसकी ये थी कि इसमें मुखिया इतना ना शक्तिशाली हो गए कि समझ लीजिए कि शोषण का स्तर जमींदारों की तरह होने लगा। ठीक,
और इसके साथ ही साथ किसानों, देखिए समय पे जो थी, जैसे कि मानते हैं कि कोई अपना होता है तो ये सारी चीज़ें होती हैं कि हमारे गांव में कब अकाल पड़ा, ये सारी चीज़ें हुई, तो इसमें सरकार से अनुरोध कर सकता था मुखिया कि हाँ जो है इसमें थोड़ी कमी लाई जाए। तो ये सारी चीज़ें जो है नहीं करते थे, उनको वसूलना था तो वसूलना था, ठीक है, नहीं वसूले तो किसानों को भूमि से उनका बेदखल करना इनका काम था, ठीक है। तो एक ये हुआ कि इनके पीछे खाई बनता गया, एक रिश्ता जो था, रिश्ता जो सुधरना चाहिए था वह सुधरा नहीं बल्कि और बिगड़ता गया। तो कुल मिला के बात है कि जमींदारी व्यवस्था, रेतवाड़ी व्यवस्था और महलवाड़ी व्यवस्था, तीनों व्यवस्थाओं में सरकार ने अपने ढंग से तो मतलब सुधारना ही चाहा, ठीक है, तत्कालीन जो परिस्थितियां थी उसके अनुसार सुधारने का प्रयास किया, लेकिन यहाँ पे जमींदारी व्यवस्था में जमींदारों ने सारी व्यवस्था को खराब किया। रैयतवाड़ी व्यवस्था कहीं हद तक तो ठीक थी, लेकिन महलवाड़ी व्यवस्था में जो थी यहाँ पे वही बात आ जाती है। तो मुझे लगता है कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। आपको इसमें टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान रखने की वाली ये बात है कि किस व्यवस्था को कब लागू किया गया, किसने लागू किया, ठीक है ना, उस समय का ये दर वगैरह क्या था, ठीक है ना, विशेष बातें क्या थी, कहाँ कहाँ पे लागू हुआ था, ठीक है ना। तो मैंने उन टॉपिक को ही ज़्यादा फोकस किया है जो एग्जाम के व्यू से आपको स्टैटिक है, मतलब आने वाली है, तो उन्हीं चीज़ों को मैंने बताया है। तो मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। और चलिए फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।